आज जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो वास्तव में हुई है। एक ऐसे पिता और पुत्र की कहानी है जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक पिता और पुत्र के बारे में ऐसी घटना भी घटित हो सकती है। एक पिता जो अपने पुत्र को बनाने के लिए, उसका भविष्य संवारने के लिए न जाने कितनी दोपहरियां अपने सर के ऊपर से गुजार देता है। और बहुत से पुत्र तो ऐसे होते हैं जो पिता की छांव में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश में अपना नाम रोशन करते हैं, अपने पिता का नाम रोशन करते हैं। जबकि इसके विपरीत कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो बाप के ही काल बन जाते हैं और उन्हीं की मौत का कारण बनते हैं। जी आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राहुल अवस्थी स्वागत करता हूं आज की हमारी सच्ची घटना में। आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से। फर्रुखाबाद में एक थाना पड़ता है मेरापुर, वहां एक गांव है नौगांव। यह घटना उसी गांव से जुड़ी हुई है जहां एक छविनाथ नाम का व्यक्ति होता है। वह अपने खेत पर गया होता है मक्का रखाने के लिए, क्योंकि खेत में जो है जानवर, आवारा जानवर घूमते हैं। उत्तर प्रदेश में यह आम संकट है कि आवारा जानवर, गाय वगैरह घूमते हैं और किसानों की फसलों को यूं चट कर जाते हैं। तो वह व्यक्ति अपने खेत में गया होता है अपनी मक्का रखाने के लिए। उस व्यक्ति का नाम है छविनाथ साक्य। इसकी उम्र तकरीबन 70 वर्ष होगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक 70 साल का व्यक्ति जो खेत में जाकर मक्का रखा रहा है, अपने खेत की रखवाली कर रहा है। जिस उम्र में उस व्यक्ति को घर में बैठ के आराम करना चाहिए, रात में आराम फरमाना चाहिए, और वह खुद जाकर खेत की रखवाली कर रहा है, यह उनके पुत्रों के लिए बहुत ही ज्यादा सोचनीय विषय है। और उनको यह सोचना चाहिए, एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उन्हें बनाने के लिए, और वह उम्र के अंतिम पड़ाव में भी उनके लिए जद्दोजहद कर रहा है, उनका जीवन यापन और खुद के जीवन को चलाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहा है। फिर जब सुबह होती है, जब पिता खेत में शाम को गया होता है अपना खेत रखाने के लिए, और सुबह जब पिता घर वापस नहीं आता है तो उनके घर वाले परेशान होते हैं, उनके पुत्र परेशान होते हैं। और जब वह खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता की वहां लाश पड़ी हुई है। जब पुत्र यह देखता है तो बहुत ही ज्यादा उसकी हालत गंभीर हो जाती है, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है फिर वह घर जाता है और इस मामले में अपनी माँ को बताता है। घर में मातम फैल जाता है और चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि वृद्ध की उम्र 70 वर्ष थी। चाहे वृद्ध की उम्र 70 वर्ष हो या 17 साल हो, लेकिन एक घर का सदस्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और सबको उसका मोह होता है। घर में मातम पसर जाता है, लेकिन सबके दिमाग में यह चल रहा होता है कि आखिर इनकी हत्या की तो की किसने, क्योंकि एक 70 साल के व्यक्ति की भला किससे क्या दुश्मनी हो सकती है जो खुद उम्र के अंतिम पड़ाव में चल रहा हो। इसी जद्दोजहद को लेकर पुत्र बहुत परेशान होता है। उसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था, और पुत्र अपनी माँ के साथ थाने जाता है और पुलिस को तहरीर देता है। पुलिस जब उनसे पूछती है कि आप किसका नाम लेना चाहते हैं, आपको किस पर शक है, क्या आपकी गांव में किसी से दुश्मनी है जिसने आपके पिता के साथ ऐसा कृत्य किया हो, तो आप हमें कुछ बताएं जिससे कि हमको उसकी जांच करने में थोड़ा आसानी होगी। तो उनके पुत्र और माँ बताती हैं कि हमारे पिताजी, जो है पुत्र बताता है कि हमारे पिताजी बहुत सीधे थे, भगवान का पाठ करने वाले थे, उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर पुलिस इसे अपने स्तर से इसकी जांच पड़ताल करती है, गांव में आती है, कई लोगों से पूछताछ करती है। उसके बाद जांच में उसे ये पता चलता है कि ये जो इसकी मृत्यु हुई है, जिनका नाम है छविनाथ साक्य, इनकी शादी कई वर्षों पहले हो चुकी थी और इनकी पत्नी मर चुकी थी। इससे उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था कैलाश और दूसरे का नाम था जयसिंह। इनकी पत्नी जब मर गई थी, इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था कृष्णा देवी। उससे इनके 3 पुत्र हुए थे, एक का नाम था लालवन और दूसरे का नाम था लालमन और दूसरे का नाम था नीलेश, तीसरे का नाम था पवन। इससे इनके 3 पुत्र हुए थे और अच्छा जीवन यापन चल रहा था। इनकी जो पहली पत्नी थी, जिसके 2 पुत्र थे कैलाश और जयसिंह, यह पुत्र आए दिन पिता से यह कहते थे कि पिताजी हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दो, हमारे और हमारा जो छोटा भाई जयसिंह है, हम लोगों की हमारे हिस्से की संपत्ति हमको दे दो, और जो हमारे दूसरे भाई हैं यानी कि दूसरी माँ के बच्चे हैं उनकी संपत्ति अलग कर दो, हमारे नाम बैनामा कर दो। तो इनके पिताजी इसका विरोध करते थे और कहते थे कि बेटा जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी संपत्ति आपकी माँ के नाम आ जाएगी, जो आपकी दूसरी माँ है, उसके बाद सभी लोगों के हिस्से में बराबर बराबर संपत्ति आ जाएगी। लेकिन कैलाश को यह मंजूर नहीं था।
वह चाहता था कि उसे उसके सामने ही पिता उसके नाम जमीन करके जाएं, लेकिन पिता उसकी इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। फिर पुलिस आती है, पूछताछ करती है। इसके जो दूसरी पत्नी होती है, जो मर चुकी होती है, उसके 2 पुत्र होते हैं, कैलाश और जयसिंह। दोनों से पूछताछ करती है, जयसिंह से भी पूछताछ करती है। जो जयसिंह होता है वो दिमाग से कुछ हल्का होता है, तो पुलिस उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाती है क्योंकि वह पागल प्रवृत्ति का था। फिर कैलाश से पूछती है और क्या हुआ था क्या नहीं। तो कैलाश से जब पुलिस शक्ति से पूछताछ करती है तो पुलिस का शक का दायरा कैलाश पर ही जाता है कि हो ना हो यह भी इसमें शामिल है, क्योंकि कैलाश कोई पेशेवर मर्डरिस्ट नहीं था, ना मर्डर करता था, ना क्रिमिनल था। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो कैलाश बताता है कि मैं अपने पिता से जमीन के बंटवारे को लेकर रोज कहा करता था और वह मेरी बात नहीं मानते थे। मैं कहता था कि मेरे हिस्से की और मेरे छोटे भाई जयसिंह के हिस्से की जमीन का बंटवारा कर दें, हम लोगों को अलग दे दें, और जो हमारी दूसरी माँ के 3 बेटे हैं उनकी जमीन का बंटवारा अलग कर दें, जिससे पिताजी मेरी बात मानते ही नहीं थे और मैं इस बात से बहुत परेशान रहता था। पिताजी खेत पर गए हुए थे, मुझे पता चलता है कि आज पिताजी खेत पर गए हैं, तो वह एक रॉड लेकर जाता है और अपने पिताजी के ऊपर, जब पिताजी सो रहे थे तो निर्मम तरीके से कई रॉडों से उनके ऊपर प्रहार करता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पिता जब मर जाते हैं उसके बाद यह पुत्र अपने घर चला आता है और पुलिस कैलाश को जब ये बताती है, कैलाश पुलिस को ये बताता है कि उसने अपने पिता की स्वयं हत्या की है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट में पेश करती है। तो कोर्ट में भी वह यही बयान देता है कि उसने जमीन के विवाद में ही अपने पिता की निर्मम हत्या की थी। तो कोर्ट में उससे यह भी पूछा जाता है कि क्या उसके पिता किसी दूसरे को जमीन दे जाते या कोई और काम होता जिससे कि उसने इतना धैर्य नहीं था जो अपने पिता की ही हत्या कर दी। पिता की उम्र 70 साल थी। आप सोच कर देखिए, जो पिता खुद उम्र के अंतिम पड़ाव पर हो और उसका पुत्र जिसको पिता ने बचपन से पाला हो, बड़ा किया हो, एक किसान पिता, गरीब पिता, सोचो कितनी मेहनत से कमाया होगा उसने, कितना मेहनत किया होगा अपने बच्चों को बड़ा करने में, और वही एक पुत्र निकल जाता है और अपने पिता की मोटी लोहे की रॉड से मार मार कर निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। अंतिम समय में जब पिता के प्राण निकले होंगे तो उसके मुंह से क्या निकला होगा, यह आप सोच कर देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके उस कैलाश को, उस कुपुत्र को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जो भी होगी उसका हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कहीं न कहीं इसको सख्त से सख्त ही सजा मिलेगी, क्योंकि इसने जिस अपराध को जन्म दिया है, जिस तरीके के अपराध को किया है, वाकई में वह माफी योग्य नहीं है। एक पिता जब पुत्र की हत्या करता है तो वाकई में रूह कांप जाती है। यह मुझसे पूछिए, मेरे पिता नहीं है, मैं जानता हूं एक पिता का दर्द क्या होता है। बिना बाप के बेटा किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, क्या क्या संघर्ष आते हैं, क्योंकि ये वो लोग नहीं जानते हैं जिनके पिता होते हैं। यह बाद में एहसास होता है जब उनका साया सर से हट जाता है। इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना था। बस आपको सिर्फ जागरूक करना था कि एक पिता की हमारे जीवन में क्या अहमियत होती है। हमारा इस कहानी को सुनाने का मतलब आपके या किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आए दिन आपको रोज सच्ची कहानियां लेकर आते रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे। तो नमस्कार।